नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे जख्म की जो 100 साल गुजर जाने के बाद भी हम सबके जहन में बिल्कुल ताज़ा है। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। कहानी की शुरुआत होती है 1940 में लंदन से। सोचिए, एक हिंदुस्तानी नौजवान उधम सिंह एक ऐसे मिशन पर था जिसका वो पूरे 21 सालों से इंतजार कर रहा था। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये एक गहरे जख्म का बदला लेने का जुनून था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 21 साल पहले? ऐसी कौन सी आग थी जो उधम सिंह के दिल में इतने सालों तक जलती रही? चलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो इस 21 साल लंबे इंतजार की जड़ को समझने के लिए हमें चलना होगा 1919 के भारत में। उस साल ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी थी। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। अब ये क्या था? समझिए कि इसने ब्रिटिश सरकार को एक तरह की सुपर पावर दे दी थी। वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई केस चलाए सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। जैसा कि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा था, ये नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून था। मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं, कोई बहस नहीं और आपका पक्ष रखने के लिए कोई वकील भी नहीं। ये तो सीधे सीधे भारतीयों की आज़ादी पर हमला था और इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। और इस विरोध की सबसे तेज चिंगारी भड़की पंजाब में। गांधी जी के कहने पर पूरे देश में हड़ताल हुई। फिर 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बस इस गिरफ्तारी ने तो जैसे आग में घी का काम किया। और फिर आया इतिहास का वो दिन जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार था। पंजाब के कोने कोने से लोग अमृतसर आए थे। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, यानी पूरा शहर सेना के कंट्रोल में है। तो अपने नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के खिलाफ करीब 15,000 लोग जलियांवाला बाग में शांति से अपना विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए। इनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। और सबसे ज़रूरी बात, वो सब के सब निहत्थे थे। शाम के करीब 5:30 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी 90 सैनिकों की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है। उसने आते ही सबसे पहले बाग से बाहर निकलने का जो एक ही पतला सा रास्ता था उसे बंद करवा दिया और फिर बिना कोई वार्निंग दिए उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का एक सबसे खौफनाक मंजर था। बाग में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। अगले 10 मिनट तक लगातार गोलियों की बौछार होती रही। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। फायरिंग तब रुकी जब सैनिकों के पास गोलियां ही खत्म हो गईं। जान बचाने के लिए बहुत से लोग बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए, लेकिन देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों का ढेर बन गया। और इस नरसंहार के बाद मारे गए लोगों की गिनती में भी जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए। वहीं कांग्रेस ने जो जांच समिति बनाई थी उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और 1200 से ज्यादा घायल। फर्क देख रहे हैं आप? इतने बड़े हत्याकांड के बाद जो हुआ वो इंसाफ के नाम पर एक भद्दा मजाक था। जनरल डायर को अपने किए की कोई सजा नहीं मिली। जब जांच के लिए हंटर कमीशन बना तो डायर ने बड़ी ही बेशर्मी से अपने किए को सही ठहराया। उसने कहा, मेरा मकसद सिर्फ भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि मैं तो पूरे पंजाब पर एक नैतिक असर डालना चाहता था। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। तो डायर को सजा क्या मिली? उसे बस फटकार लगाकर नौकरी से हटा दिया गया और वापस इंग्लैंड भेज दिया। और तो और वहां कुछ अंग्रेजों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताकर उसके लिए 26,000 पाउंड का चंदा इकट्ठा किया। ये भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इस नाइंसाफी के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा फूट पड़ा। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने भी अपना कैसरे हिंद का मेडल वापस कर दिया। और यहीं से हमारी कहानी घूमकर वापस लंदन पहुंचती है, उधम सिंह के पास। जिस दिन जलियांवाला बाग में ये सब हुआ था, उधम सिंह वहीं मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा था और उसी दिन उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली थी। तारीख थी 13 मार्च 1940 और जगह थी लंदन का कैक्सटन हॉल। उधम सिंह को खबर मिली कि माइकल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग कांड के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वहां एक सभा में आ रहा है।
उधम सिंह ने एक किताब में अपनी रिवॉल्वर छिपाई और हॉल में पहुंच गए। जैसे ही सभा खत्म हुई, उन्होंने ओडायर को गोलियों से भून दिया। तो ये था वो बदला, 21 साल पुराना बदला, जिसके लिए उधम सिंह ने न जाने कितने देश बदले, कितने भेष बदले, और हर पल बस एक सही मौके का इंतजार करते रहे। अपना बदला पूरा करने के बाद उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया, और यहीं से उनकी शहादत की वो कहानी शुरू हुई जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अदालत में उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा, मुझे मौत की कोई परवाह नहीं है, मैं एक मकसद के लिए मर रहा हूँ। असली गुनहगार ओडायर था। वो मेरे लोगों के हौसले को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही कुचल दिया। और 31 जुलाई 1940 को भारत के इस वीर सपूत को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार और उधम सिंह का बलिदान, इन घटनाओं ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। इसने अंग्रेज़ों के असली क्रूर चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया और देशवासियों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला को और भी तेज कर दिया। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर धसी गोलियों के निशान उस दिन की चीखें सुनाते हैं। जैसा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ये इतिहास का वो जख्म है जिसे हम न कभी भूल सकते हैं और न ही हमें कभी भूलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।